अभी पिछली ही वीडियो में हमने सवाल उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में आधार कार्ड को स्वीकार करने और जिनका नाम कटा है उन्हें लिस्ट में शामिल कराने का आदेश दिया, यानी आधार के आधार पर नाम शामिल कराने का आदेश दिया। मगर जमीन पर बीएलओ कह रहे हैं कि जब तक चुनाव आयोग की तरफ से लिखित में नहीं मिलेगा हम आधार को स्वीकार नहीं करेंगे। हमने सवाल उठाया था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी चुनाव आयोग ने लिखकर क्यों नहीं दिया, ये सब कुछ आसमान में क्यों तैर रहा है, जमीन पर क्यों नहीं उतर रहा। और देखिए ना, 21 दिन बाद इसका जवाब मिल गया। वैसे इसका जवाब हमने अपनी पहली वीडियो में ही दिया था जब एसआईआर को लेकर घोषणा हुई थी। तभी मैंने कहा था कि इसमें आधार, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को शामिल नहीं करने का कारण क्या हो सकता है, और अब देखिए वो बात सामने आ ही गई। अब तक चुनाव आयोग ने लिखित आदेश क्यों नहीं दिया, इसका जवाब भाजपा के आईटी सेल के मुखिया ने दे दिया है। यानी विपक्ष का आरोप कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ दिख रहा है कि चुनाव आयोग यानी केचुआ जो कुछ भी कर रहा है वो भाजपा के इशारे पर कर रहा है, मोदी शाह की जोड़ी के इशारे पर कर रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश चुनाव आयोग नहीं मान रहा, जमीन पर तो ऐसी ही रिपोर्ट आ रही है। और उसके नहीं मानने को सही बताने के लिए भाजपा के आईटी सेल के मुखिया, जिनका 24 घंटे का काम झूठ फैलाना है, इन महाशय को जिम्मेदारी दे दी गई। यानी भाजपा के आईटी सेल का मुखिया चुनाव आयोग और देश की सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा हो गया है, ऐसा नजर आने लगा है। अमित मालवीय ने गजब गजब की बात कही है, एकदम आसान भाषा में चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। उधर नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने मोदी शाह और केजरीवाल को एसआईआर मामले में बहुत बुरी तरह लपेटा है, चेतावनी भी दी है और साथ में इन्हें भी डर है कि इनका क्या होगा, यानी हमारा क्या होगा। ये कहानी और भी मजेदार है। अमृत काल में गजब गजब के विश्वगुरु टाइप घटनाएं हो रही हैं। गोली मारो ठाकुर एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। इन्होंने दुनिया को नया ज्ञान दे दिया है जो अब तक नहीं था। उधर ज्ञान को लेकर नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थी दिल्ली में रात के अंधेरे में अमित शाह की पुलिस द्वारा बुरी तरह से पीटे गए। इन सभी मामलों पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टर्न से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी आपके मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिहार के साथ साजिश है, रामलीला मैदान में हक मांग रहे नौजवानों के साथ साजिश है, बंगाली बोलने वालों के खिलाफ भी साजिश है। मगर सवाल यह है कि क्या इस साजिश में सब शामिल है, केचुआ से लेकर न्यायपालिका तक, पुलिस से लेकर प्रशासन तक? क्योंकि बिहार में 65 लाख लोगों का मताधिकार खतरे में है और ये वो लोग हैं जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं था। फिर कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को भी स्वीकार करो और मिलाड के निर्देशों के 2 दिन बाद ही केचुआ ने कह दिया कि 98.2% वोटरों के कागज जमा हो गए। उसके अगले दिन बीजेपी ने कह दिया कि सिर्फ आधार कार्ड होने पर नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सकता। तो सवाल यह है कि ये बीजेपी कौन है, कौन होती है ये कहने वाली? अगर उससे आपत्ति है तो वो कोर्ट में जाकर क्यों नहीं कहती? क्या बीजेपी कोर्ट की माई बाप हो गई है, उससे ऊपर हो गई है? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बातें कही जा रही हैं, जबकि कोर्ट ने केजरीवाल को निर्देश दे रखा है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान लेगा? आखिर कुत्तों के मामले में तो कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया, यहाँ तो लोगों के मताधिकार की बात है, यानी इंसानों को जानवर बनाने की बात है। जरा सोचिए, आदमी और कुत्ते में क्या अंतर है? यही ना कि आदमी वोट दे सकता था, कुतवा नहीं दे सकता था। मगर अब बिहार में 65 लाख लोगों का मताधिकार छीन कर क्या उन्हें जानवर नहीं बनाया जा रहा है? सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद एसआईआर में आधार को लेकर कंफ्यूजन फैल गया है। बिहार के बीएलओ और बूथ लेवल एजेंट कह रहे हैं कि जब तक चुनाव आयोग लिखकर नहीं देगा हम आधार कार्ड को स्वीकार नहीं करेंगे। और अब बीजेपी कह रही है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि आधार कार्ड पहचान का सबूत है, नागरिकता का नहीं। बात तो सही है कि व्यक्ति अगर भारत का नागरिक नहीं है तो उसको वोटिंग का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, मगर सवाल यह है कि तुम्हारे पास क्या है सबूत कहने के लिए कि फला व्यक्ति, यानी बिहार में जो 65 लाख लोग हैं वो भारत के नागरिक नहीं है? क्या सबूत हुआ है तुम्हारे पास? भाजपा आईटी सेल के सरगना कहे जाने वाले अमित मालवीय का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने खाली इतना कहा था कि बिहार एसआईआर में आधार कार्ड को 11 अन्य दस्तावेजों के साथ जमा किया जा सकता है, न कि अकेले आधार से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जाएगा। अब बकलोला ही देखिए, जब दूसरे कागजात होंगे ही तो आधार की जरूरत क्या है भाई? मालवीय ने कहा कि आधार कार्ड सिर्फ पहचान और निवास का सबूत है, नागरिकता का नहीं, और आधार एक्ट भी यही कहता है। तो सवाल है कि भारत में क्या ऐसा कोई दस्तावेज है जो नागरिकता को साबित करता हो? बताओ अमित मालवीय। इनका यह भी दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को क्लियर किया था कि आधार नागरिकता का कानूनी दस्तावेज नहीं है। यह बात सही है, मगर दस्तावेज है क्या? हालांकि एक सच यह भी है कि 22 अगस्त को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने साफ साफ निर्देश दिया था कि बिहार की वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों को अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए ऑनलाइन या फिजिकल रूप से फॉर्म जमा करने की छूट होगी, और इसके लिए आधार कार्ड या
11 दूसरे डॉक्यूमेंट्स इसमें शामिल किए जा सकते हैं, यानी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो चुनाव आयोग ने मांगे हैं। मगर बीजेपी का कहना है कि विपक्ष ने इसे गलत तरीके से पेश किया, जैसे कि सिर्फ आधार कार्ड से ही वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। मालवीय ने बाकायदा चेतावनी दी है कि कोर्ट ने जो कहा ही नहीं उसे न्यायपालिका पर थोपना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। सवाल यह है कि क्या विपक्ष वाकई में कोर्ट की बात को गलत कोट कर रहा है, या बीजेपी एसआईआर की आड़ में अपनी सियासी फायदे को छिपाना चाहती है। लाइव लॉ ने 22 अगस्त की अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए 11 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज या आधार कार्ड या साथ में नहीं या आधार कार्ड सूची में यानी वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने के लिए मांग करने वाले आवेदनों के साथ जमा किया जा सकता है। ये लाइव लॉ के शब्द हैं और 22 अगस्त की ही गौतम अडानी के चैनल एनडीटीवी की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि आधार को भी मानना होगा। अब सवाल यह है कि अगर अन्य डॉक्यूमेंट के साथ आधार को मानना होगा तो मानने न मानने में फर्क क्या है भाई। बिहार के बड़े अखबार हिंदुस्तान की रिपोर्ट है कि बिहार एसआईआर में आधार को मानना ही होगा, और दैनिक जागरण की रिपोर्ट है कि बिहार मतदाता सूची पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा चुनाव आयोग को आधार कार्ड स्वीकार करना चाहिए। जागरण की रिपोर्ट में लिखा है कि अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जा सकने वाले 11 दस्तावेजों में से एक के रूप में आधार को स्वीकार करना होगा। सवाल यह है कि अमित मालवीय के दिशा निर्देशों पर खबरें बदलने वाले संस्थान अगर इस तरह की चीजें लिख रहे हैं कि 11 दस्तावेजों में से कोई एक या आधार को स्वीकार करना होगा, तब अमित मालवीय भ्रम काहे पैदा कर रहे हैं भाई कि केवल आधार से वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया जा सकता। याद रखिए कि 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और उसी दिन कोर्ट में चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि वे अदालत के फैसले का शब्दशः पालन कर रहे हैं। फिर 2 दिन बाद अमित मालवीय कहां से आ गए कि खाली आधार से काम नहीं चलेगा। वो क्यों कह रहे हैं कि आधार तभी स्वीकार होगा जब चुनाव आयोग की ओर से तय 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक दस्तावेज भी साथ में पेश किया जाएगा। अगर ऐसा है तो ज्ञानेश कुमार कहां हैं? चुनाव आयोग चुप क्यों है? क्या वो अमित मालवीय के बयान को मिसलीडिंग बताएगा? क्या मालवीय से हलफनामा मांगा जाएगा, या खाली राहुल गांधी से एफिडेविट चाहिए? जब बिहार में लाखों लोगों का मताधिकार खतरे में है तो चुनाव आयोग का चुप रहना कितना सही है। ये बात भी याद रखी जानी चाहिए कि इस केस की सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस धूलिया और जस्टिस बागची ने चुनाव आयोग से आधार कार्ड को एक्सेप्ट करने की बात कही थी, मगर केंचुआ ने कोर्ट की बात नहीं मानी। बावजूद इसके कि कोर्ट में लगातार कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग जो दस्तावेज मांग रहा है वो बिहार की जनता के पास, ज्यादातर लोगों के पास है या नहीं है, और जिन लोगों के पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, चुनाव आयोग उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। बिहार के बीएलओ और बूथ लेवल एजेंट कह रहे हैं कि बिना रिटर्न आदेश के आधार कार्ड स्वीकार नहीं करेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि केंचुआ ने लिखकर दिया नहीं है। और केंचुआ अब तक लिखकर क्यों नहीं दे रहा है? क्या वो भाजपा के अमित मालवीय के निर्देशों का इंतजार कर रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट करके उसका लाभ लेने की कोशिश में है और लाभ देने की कोशिश में? और जब यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो अमित मालवीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है, तो भैया तुम जोड़ के पेश कर दो। मगर द हिंदू से लेकर लाइव लॉ और गोदी मीडिया की तमाम रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को स्वीकार करने का निर्देश दिया है। सवाल यह है कि बीजेपी भ्रम क्यों फैला रही है, और यह भ्रम फैलाने वाली वो है कौन? जबकि 17 अगस्त को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेंगे, और 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो नाम डिलीट किए गए हैं उनको जोड़ने के लिए आधार कार्ड स्वीकार किया जाए। और मालवीय कह रहे हैं कि आधार कार्ड को स्वीकारना रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट का उल्लंघन है, क्योंकि आधार सिर्फ पहचान का दस्तावेज है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में कहा गया है कि गैर नागरिक, मानसिक रूप से अस्थिर या चुनावी भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सकता। इसलिए आधार को वोटर रजिस्ट्रेशन का ऑटोमेटिक दस्तावेज बनाना रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट और आधार एक्ट को बेमानी साबित कर देगा। अमित मालवीय ने बड़ी चालाकी से 12 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि आधार नागरिकता का सबूत नहीं है। मगर सच्चाई यह है कि उसी कोर्ट ने 22 अगस्त को आधार या 11 दस्तावेजों में से किसी एक को स्वीकार करने को कहा है। तो बीजेपी इसे प्रोपेगेंडा क्यों बता रही है? क्या ये सिर्फ विपक्ष को बदनाम करने का हथकंडा है, या एसआईआर की आड़ में कुछ और खेल चल रहा है? क्या ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि 30 सितंबर की तारीख अब नजदीक आ गई है और उसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिक हो जाएगी? क्या ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि जिन 65 लाख लोगों का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से डिलीट किया गया है वो लोग मताधिकार से वंचित हो जाएं? और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग है। इस केस में अगली सुनवाई 1 सितंबर के बाद है, यानी दूसरे हफ्ते में है सितंबर के, यानी कि अगली सुनवाई फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिक होने के बाद ही होगी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कुछ वो नहीं कर पाएगा, कहेगा कि अब तो जो हो गया हो गया,
जाने दो, आगे बढ़ो। इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला याद है कि नहीं? और जिन लोगों के नाम डिलीट हुए हैं उन्हें डीएम का दरवाजा खटखटाना होगा। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 65 लाख लोगों में से कितने लोग डीएम के यहाँ जाएंगे और क्या क्या करवा पाएंगे। साबित करना होगा कि वे इसी देश के नागरिक हैं, उनके पास कागज है। लेकिन असली सवाल तो कागज का ही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो दस्तावेज मांगे थे, अगर वो लोगों के पास होते तो वे अब तक जमा कर चुके होते। और कोर्ट ने भी इस सच्चाई को माना है, तभी आधार स्वीकार करने को कहा। मगर अमित मालवीय का कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना और उसकी उल्टी सीधी व्याख्या करना तेजस्वी यादव के आरोपों को सही साबित करता है कि केंचुआ अब गोदी आयोग बन गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग की पार्टनरशिप है, तो क्या ये पार्टनरशिप बिहार में लाखों लोगों के नाम काटने में सफल हो जाएगी? क्योंकि आधार को लेकर कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। और इसलिए बिहार में वोट चोरी के खिलाफ जनता का आक्रोश भी लगातार बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी का सवाल है कि बीजेपी को बिहार के एसआईआर से कोई शिकायत क्यों नहीं है? क्या उनके वोटरों के नाम नहीं काटे गए हैं? उनका दावा है कि वे बिहार की अपनी यात्रा में अब तक ऐसे हजारों लोगों से मिले जिनके नाम एसआईआर में काटे गए, और ये नाम इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर काट रहे हैं। इस बीच नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के एक बयान ने बंगाल में तूफान खड़ा कर दिया है। बिहार के एसआईआर पर सवाल खड़ा करते हुए अमर्त्य सेन ने कहा कि उनका पैतृक घर ढाका में है, तो हो सकता है कि उन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाए। और ये बयान उस वक्त आया है जब नरेंद्र मोदी बंगाल में भाषण दे रहे थे, यानी भसड़िया रहे थे, बंगाल से घुसपैठियों को बाहर निकालने का आह्वान कर रहे थे। क्योंकि बिहार के बाद दूसरे राज्यों में एसआईआर होने वाला है और अगला चुनावी राज्य बंगाल है, इसलिए लोगों को डर है कि एसआईआर के नाम पर बंगाल से घुसपैठियों को खदेड़ने का काम हो सकता है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर से बंगालियों को चुन चुन के खदेड़ा जा रहा है। और अपने सिर्फ एक बयान से अमर्त्य सेन ने बंगाल में एसआईआर के विरोध का बिगुल बजा दिया है। ये बयान बंगाल में बीजेपी की पूरी राजनीति को ध्वस्त कर सकता है। कोलकाता के एक कार्यक्रम में बोलते हुए अमर्त्य सेन ने कहा कि किसी को सिर्फ इसलिए बांग्लादेश भेज दिया गया क्योंकि वो बंगाली बोल रहा था। इस खबर को पढ़ने के बाद अमर्त्य सेन को डर लगा, क्योंकि उनका पैतृक घर ढाका में है। मगर नोबेल पुरस्कार विजेता ने चेताया कि बंगाली संस्कृति और सभ्यता का सम्मान होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो विरोध होना चाहिए। बिहार के एसआईआर पर उन्होंने कहा कि इससे वोट छीनने का खतरा है। और जब अमर्त्य सेन ये बोल रहे थे, उसी दिन कोलकाता में बंगालियों की एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि आपका एक वोट बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करा सकता है। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब मोदी ने बंगाल में घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा था। झारखंड का पूरा विधानसभा चुनाव ही घुसपैठियों के मुद्दे पर लड़ा गया, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ घुसपैठिया सब गायब हो गया। और जून 2024 में भी अमर्त्य सेन ने मोदी पर हमला बोला था। करण थापर के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मोदी को 20 करोड़ मुसलमानों का अपमान करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। मगर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स के महासचिव रंजीत सूद ने कहा है कि बंगाल में अवैध प्रवासियों का आना उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बीजेपी हल्ला मचाती है। मगर सच के नाम पर झूठ फैलाने की भाजपाइयों की पुरानी आदत है। सही कहें तो वही एक आधार भी बचा है, और करें क्या बेचारे, सच बोलेंगे तो जनता दौड़ा लेगी। अब गोली मारो ठाकुर को ही देखिए। इस बंदे को लगता है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति हनुमान जी थे। कहां देवता कहां व्यक्ति, क्या यह हिंदू धर्म का अपमान है कि नहीं? 23 अगस्त 2025 को नेशनल स्पेस डे के मौके पर हिमाचल के ऊना में अनुराग ठाकुर ने बच्चों से एक सवाल पूछा कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। बच्चों का जवाब था कि नील आर्मस्ट्रांग। मगर यह गलत जवाब था। बच्चों की मासूमियत को माफ किया जा सकता है, मगर अनुराग ठाकुर मासूम नहीं हैं, और उन्होंने बच्चों से जो कहा वो साइंस की किताबों को आग लगाने वाला था। गोली मारो ठाकुर को लगता है कि पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे, जिन्होंने संजीवनी बूटी लाने के लिए उड़ान भरी। वही हनुमान जी अनुराग ठाकुर के हिसाब से पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। याद रखिए कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम यूरी गागरिन था, जो 1961 में सोवियत संघ के ओस्टोक 1 मिशन के साथ अंतरिक्ष में गए थे। और नील आर्मस्ट्रांग 1969 में चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे। मगर गोली मारो ठाकुर को यह सब पता नहीं है। वो अगली बार ये भी कह सकते हैं कि रावण का पुष्पक विमान नासा का पहला स्पेस शटल था, क्योंकि महामानव ने ज्ञान दिया था कि गणेश जी के सिर पर हाथी का सिर लगाना पहली प्लास्टिक सर्जरी। ये सब व्हाट्सएप का ज्ञान है। और ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे भाजपाई नेता सर से लेकर पांव तक, बड़का से लेकर छोटका तक, सब उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेते हैं। और संविधान का अनुच्छेद 51A(h) कहता है कि देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा
बढ़ावा देना चाहिए, हर नागरिक का कर्तव्य है। मगर भाजपाइयों को पढ़ाई लिखाई से कोनो मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने बच्चों की चिंता है, इसलिए अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं और आपके बच्चों को बताते हैं कि हनुमान जी पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। इस बीच जय शाह को याद रखिए, कहाँ बैठे हैं जय शाह, क्या कर रहे हैं, उनकी योग्यता क्या है, पिताजी को हटा दे तो। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, अरे ऐसे ही रास्तों पे चल के तो हमें विश्वगुरु बनना है। सवाल यह है कि गोली मारो ठाकुर, आपके बच्चों के दिमाग में क्या भर रहे हैं। भाजपाइयों के बच्चे विदेश में पढ़ेंगे और आपके बच्चे धर्म और राजनीति का कचरा पढ़ेंगे, उनको आतंकवादी बनाया जाएगा। कब तक बर्दाश्त करिएगा। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने कहा कि अनुराग ठाकुर के बयान की ज्यादा आलोचना मत कीजिए, पता चला इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे सही साबित कर दिया, तब क्या करेंगे। चुनाव आयोग जब अनुराग ठाकुर से हलफनामा नहीं मांग सका तो इसरो खंडन कर देगा, हो ही नहीं सकता। अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया, इस तरह के दावे का संबंध केवल एक नंबर से है। सोचिए, अनुराग ठाकुर ने दावा कर दिया होता कि वही भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, नेहरू नहीं थे, तब क्या होता। सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता। और भाजपाइयों को पता है कि इस देश के बच्चे पढ़ लिख गए तो नौकरी मांगेंगे, फिर सवाल करेंगे कि रोजगार काहे नहीं मिल रहा है भाई। और वही हुआ दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां एसएससी के छात्र अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। वैसे इस मामले पर मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि ये जो बेरोजगार लाठी खा रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार यही लोग हैं। विस्तार से बताऊंगा, अभी आपको बुरा लग रहा होगा मगर सच यही है। रात के अंधेरे में अमित शाह की पुलिस ने बेरोजगार लड़कों को बल भर पीटा, लाठियों से धून दिया। ये मोदी का नया भारत है, जहां युवाओं का काम वोट चोरी में योगदान देना है, मोदी की जय जयकार करना है और भाजपा का झंडा ढोना है। रोजी रोटी और रोजगार की बात अमृतकाल में हराम है, नौकरी की बात करने पर लाठियां ही जवाब हैं। मगर अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले ये वही छात्र हैं जो महीनों से कह रहे हैं कि पेपर लीक बंद करो, भर्ती में ईमानदारी दिखाओ। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई पहली बार प्रदर्शन किया है, मगर मोदी सत्ता को आंदोलन और प्रदर्शन से सख्त नफरत है। इसलिए रामलीला मैदान में पहले रात के अंधेरे में लाइट काटी गई, फिर सिविल ड्रेस में पुलिस भेजी गई और फिर कथित रूप से छात्र छात्राओं को अंधाधुंध पीटा गया। इस तरह की तमाम वीडियो और दावे सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। उधर न्यूज एजेंसीज का काम क्या है, अमित शाह का इंटरव्यू करना। उन्हें छात्रों के हक और अधिकार से कोनो मतलब नहीं है। तो अमित शाह की पुलिस ने छात्रों को रात के अंधेरे में बल भर पीटा, बावजूद इसके कि रामलीला मैदान में छात्रों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। वो एसएससी में भ्रष्टाचार और पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तमाम गड़बड़ियों की बात कर रहे थे, मगर सरकार को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में कहा गया कि डीसीपी सेंट्रल निधि वल्सन की अगुवाई में पुलिस ने छात्रों को दौड़ा दौड़ा के पीटा। सवाल यह है कि क्या छात्रों का आवाज उठाना गुनाह है? क्या एसएससी में सुधार की मांग करना देशद्रोह है? और क्या इस देश में प्रदर्शन करना भी अब अपराध हो गया है? रामलीला मैदान में छात्रों की पिटाई पर एकदम सन्नाटा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान नहीं ले रहा है। और कुत्तों की आजादी के लिए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाले अपने ही भाइयों के लिए प्रोटेस्ट में नहीं जा पा रहे हैं। उन्हें छात्रों की चिंता नहीं है और उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं है कि अमित शाह की पुलिस छात्रों को कुत्तों की तरह पीट रही है। दिल्ली पुलिस की बर्बरता पर राहुल गांधी ने लिखा कि रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे एसएससी अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर बर्बर लाठीचार्ज शर्मनाक ही नहीं, एक डरपोक सरकार की पहचान है। युवाओं ने सिर्फ अपना हक मांगा था, मिला क्या? लाठियां। मोदी सरकार को न देश के युवाओं की चिंता है न उनके भविष्य की, क्योंकि ये सरकार जनता के वोटों से नहीं, वोट चुरा कर सत्ता में आई है। पहले वोट चुराएंगे, फिर परीक्षा चुराएंगे, फिर नौकरियां चुराएंगे, फिर आपका हक आवाज दोनों को कुचल देंगे। लेकिन अब वक्त डरने का नहीं है, बल्कि डट कर मुकाबला करने का है। रवीश कुमार लिखते हैं कि ऐसा क्या है कि इन छात्रों की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता? कब से छात्र एसएससी की परीक्षा में सुधार को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, मगर ये वो सरकार है जो सवाल पूछने वालों को आंदोलनजीवी करार देती है, प्रदर्शन करने वालों को फर्जी करार देती है। याद करिए किसान आंदोलन को, कहा गया कि असली किसान नहीं है, सब नक्सली है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है। ऐसा ही छात्रों के मामले में भी होगा, क्योंकि इस सत्ता ने अपना वोटर चुन लिया है जिसके घर का पता 00 है और बाप का नाम GHJSDHFGKLMNOPQRST है। तो फिर आपकी नौकरी की चिंता महामानव काहे करें? अरे भाई, उनकी नौकरी फिक्स हो गई है, आपको नौकरी मिले चाहे भाड़ में जाए। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।